नमस्कार, टीवी लाइव महाराष्ट्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत स्वागत है मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अभी इस वक्त अंबेडकर का मुद्दा, जो विवादित बयान जो दिया है अमित शाह ने राज्यसभा में 17 तारीख को, उसने बवाल मचा रखा है। पूरे देश में इसी बयान की चर्चा हो रही है और लगातार अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है, माफी की मांग की जा रही है। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त अमित शाह के समर्थन में आके खड़ी हो गई है। अमित शाह के समर्थन में यहां तक कि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जबकि इसके उलट ये होना चाहिए था कि सभी को अमित शाह को माफी के लिए समझाना चाहिए था कि अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए। जबकि अगर सहयोगियों की हम बात करें तो सहयोगी चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। वो ना तो अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं और ना ही इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इसकी वजह से अब एक तरह से सहयोगी भी घिरते चले जा रहे हैं। यानी जो जनता है या विपक्षी दल है, उनका गुस्सा पूरे एनडीए के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यानी नाराजगी जनता और विपक्ष में होनी चाहिए, लेकिन उल्टा अमित शाह के बयान को दबाने के लिए, उन्होंने जो विवादित टिप्पणी की है उस पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के नेता उल्टा गुस्सा करने लग रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय पे जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो यहां पर यह देखने वाली बात है कि जिसको लेकर अमित शाह ने जब आकर सफाई दी थी तो उनके बयान से भी यही साफ निकल कर आ रहा था कि वो अपनी जो उन्होंने बयान दिया है वो उस पर अड़े हुए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने जिस तरह से अमित शाह का समर्थन किया, जिस तरह से एक के बाद एक कई ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा, उससे भी यही साफ हुआ कि अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बीजेपी, पूरी बीजेपी का बयान है, वो उनका कोई निजी विचार नहीं है। यानी बीजेपी की जो मानसिकता है, यानी जो बंद कमरे में वो जिस सोच के साथ काम करती है, जिस रणनीति के साथ काम करती है, वही रणनीति, अब वही सोच अमित शाह के बयान के जरिए से सामने निकल कर आ गई है। यानी कहा जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास का जो दावा बीजेपी करती है वो महज सिर्फ एक नारा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नहीं तो उनकी जो सोच है वो ये है जो उन्होंने संसद में जाहिर कर दी। तो इसी को लेकर अब जब बवाल मचा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस सांसदों ने जब संसद के बाहर प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की, अमित शाह से माफी की मांग की, और उस दौरान कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि अब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस सांसदों को घेरने की कोशिश की जा रही है, पुलिस तक मामला पहुंच गया है। तो इस सब मामले को ढाल बनाकर कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है, इस तरह की चीजों को दिखाकर अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यालय पर जाकर तोड़फोड़ कर दी है। तो अब ये बता रहा है कि बीजेपी कैसे अपनी गलती पर या अमित शाह के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ अपडेट है अविनाश जी आपके पास? हाँ, जो अमित शाह वाला जो मामला चल रहा है वो उस पूरे देश में ही गरमाया हुआ है जी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक या तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं पर भी आप चले जाइए, हर गांव-गांव में लोग पूछ रहे हैं कि भाई अमित शाह को बाबा साहब का अपमान करने का हक किसने दे दिया जी। और अगर उनके मुंह से भी कुछ गलत चीज निकल गई है तो उनको तत्काल माफी मांग लेना चाहिए जी। लेकिन वो बिल्कुल उल्टा रहा है। भाई अमित शाह, ना तो अमित शाह माफी मांग रहे हैं, उल्टा पूरा बीजेपी अमित शाह के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। यानी क्या पूरी बीजेपी का ही एक तरीके से बाबा साहब का अपमान करने का ध्येय उन्होंने मंतव्य बना रखा है। पहले तो ये चल रहा था कि भाई संविधान को बदलेंगे जी, फिर संविधान बदलने के मामले में तो आपको दिखाई दे गया कि भाई 400 का आप बात कर रहे थे, 240 पर आप आके अटक गए जी। अब उसके बाद क्योंकि वो एक खींच तो बनी हुई है पार्टी के अंदर कि भाई दो बार से बहुमत के पार जा रहे थे, ईवीएम की मदद, सब चुनाव आयोग की मदद, सबकी मदद मिल रही थी, और उसके बावजूद इस बार वो 240 पर ही अटक गए, आगे अटक गए। और यही चीज जो खींच एक तरीके से देखा जाए सदन के अंदर बीजेपी नेताओं की निकल रही है जी। और बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा है वो तो मान के चलिएगा, जब तक अमित शाह को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाएगा या वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक देश की जनता तो माफ करने वाली नहीं है जी। दूसरा मामला ये है कि भाई इस मुद्दे पर गलती किसकी है जी? गलती तो एक तरह बीजेपी के नेताओं की है जी। और कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए नहीं गई बीजेपी कार्यालय पर जी। भाई उनका जो प्रदर्शन चल रहा है वो सड़क पर चल रहा है जी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुंबई में सीधा मतलब बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने सीधा कांग्रेस के कार्यालय पर हमला कर दिया जी।
भाई कांग्रेस के यदि कार्यकर्ता एक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाजत मांगती तो उनको नहीं मिलती है, उनको उठाकर हिरासत में ले लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली गुंडाई करने की छूट दे दी गई है। भाई कांग्रेस का जो कार्यालय था मुंबई में, भाई वहाँ कांग्रेस के सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ताएं भी थी, कि जिस तरीके से लाठी डंडों के साथ बीजेपी के लोगों ने वहाँ हमला किया है और शुरुआत में पुलिस ने एक तरीके से उनको खुली छूट दे दी कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए। वहाँ कुर्सियाँ तोड़ी गई हैं, फर्नीचर तोड़ा गया है, पोस्टर एक तरीके से फाड़ दिए गए हैं, जब तक मामला पूरी तरीके से वो एक तरीके से देख लिया गया कि भाई जो करना था हंगामा वो पूरी तरीके से कर लिया, उसके बाद फिर पुलिस सक्रिय होती है। वहाँ नई सरकार बनी है, गृह मंत्रालय लंबे समय से वहाँ पिछले 2.5 साल से जो सीएम इस समय बन गए देवेंद्र फडणवीस, उनके पास में पिछली सरकार में डिप्टी सीएम तभी उनके पास गृह मंत्रालय था। अभी तो इस समय तो उन्होंने किसी को कोई मंत्रालय ही नहीं दिया है, पूरी सरकार ही देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। बाकी उन्होंने जो 40-42 मंत्री बना रखे हैं वो बस खाली नाम के मंत्री हैं, उनके पास काम वाम कुछ नहीं है, उनके सारे काम देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे हैं। तो भाई आप अकेले एक तो वन मैन आर्मी की तरह चल रहे हैं, महाराष्ट्र में बड़ा स्टेट है, और दूसरी बात ये है कि गृह मंत्रालय तो पहले से ही तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के ही पास में रहेगा। और यदि किसी पार्टी के पास में गृह मंत्रालय है तो उसके कार्यकर्ताओं का व्यवहार किस तरीके का होता है, कम से कम ये चीज तो उन्हें दिखानी चाहिए। लेकिन वहां तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। जिस तरीके से उस पर कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ है और उसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि भाई महाराष्ट्र में अब विपक्ष के पास में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का भी मौका मिलने वाला नहीं है। जिस तरीके से बाकी राज्यों में उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, यहाँ तो उनको कार्यालय से भी बाहर निकलने की छूट नहीं दी जाएगी। तो सवाल तो सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस पर ही उठ रहे हैं। जी, मतलब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई। क्यों नहीं पूरी की गई, इसका एक ताजा तरीन उदाहरण अभी यहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता मतलब बिना किसी वजह से, जबकि नाराजगी जनता में है, नाराजगी विपक्ष में है कि आखिर अमित शाह ने इस तरह का बयान क्यों दिया, कैसे दिया, और अब जरूरी है कि वो उस पर माफी मांगे, इस्तीफा दें, और तो और ये भी मांग की जा रही है कि बर्खास्त कर दे बीजेपी आलाकमान उनको। लेकिन इसके उलट देखने को ये मिल रहा है कि अमित शाह ने जो बयान दिया उनके समर्थन में पूरी बीजेपी एकजुट हो गई है, और जो विपक्ष मांग उठा रहा है अमित शाह की माफी की, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर गृह मंत्रालय अजीत पवार के हाथ में होता, अविनाश जी, या एकनाथ शिंदे के हाथ में होता, तो शायद बीजेपी कार्यकर्ता इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाते। शायद ये एक वजह हो सकती है कि अपने नियंत्रण में सब कुछ रखना चाहती है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, यदि बीजेपी की जगह यदि इस समय, पहली बात तो यह अभी मंत्रालय किसी को दिया ही नहीं गया है, इतने लंबे समय हो गया है। भाई 15 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन, एक विस्तार होता है, 39 नए मंत्री शामिल किए जाते हैं, सदस्य संख्या इस समय सीएम के साथ में 42 हो गई है, 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं टोटल, यानी सिर्फ एक पोस्ट, एक जगह खाली है मंत्रालय में, और उसके बावजूद पूरा सत्र निकला जा रहा है। 21 तारीख को सत्र खत्म होगा, 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, मतलब सत्र से पहले आप मंत्री बनाते हैं और सत्र खत्म हो जाता है पूरा सत्र, और पूरे सत्र में आप अभी तक यही तय नहीं कर पाते हैं कि हम किसको क्या मंत्रालय में देना है। सारे मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस अपने पास में रखे हुए बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जो गृह मंत्रालय वाली बात आपने जो बोली, यदि गृह मंत्रालय इस समय एकनाथ शिंदे या अजित पवार के पास में होता तो बीजेपी नेताओं की या कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बिना बताए वो इस तरीके से हमला कर देते कांग्रेस कार्यालय पर, और उसके बाद उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। शिवसेना, एनसीपी जो शरद पवार गुट के विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने तो बोला भी है कि आज आप कार्यालय पर हमला कर रहे हैं, कल आप चोरी डकैती भी करना शुरू कर देंगे। भाई यदि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप तो एक तरीके से नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। और यदि यही हालत रहती है महाराष्ट्र के अंदर, तो जाहिर सी बात है अगले कुछ ही दिनों में हालत वहाँ बहुत, जो पहले महाराष्ट्र में गैंगवार होता था या विपक्ष के दल के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको फिर घर पर एक तरीके से इस तरीके से हमले शुरू हो जाएंगे। जी, तो मतलब यहाँ पर अब ये आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी उस दशक में, वो बीजेपी के राज में क्या महाराष्ट्र उस दशक में पहुंच जाएगा जो वहां पर हुआ करता था? हाँ, तब तो वहाँ दो मतलब गुंडों के गुटों में लड़ाई होती थी, दोनों में लड़ाई होती थी, लेकिन यहाँ तो आप एक तरीके से विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उन पर निशाना साध रहे हैं। भाई पार्टी के कार्यालय पर आप हमला कर रहे हैं, किस कारण से हमला कर रहे हैं? भाई बाबा साहब का अपमान तो अमित शाह ने किया है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आपको यदि हमला करना है तो अपने कार्यालय में बैठकर इस पर मंथन कीजिए, भाई गलती कहाँ हो गई है। भाई सामने जो विपक्ष का नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि यदि आपने बाबा साहब के खिलाफ कोई बयान दिया है, गलती से बयान निकल गया है, तो माफी मांग लीजिएगा।
आप माफी मांगने की जगह जो लोग बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि बीजेपी अमित शाह के एक बयान से बीजेपी जो घिर गई है, अब क्योंकि बीजेपी के पास कोई तरीका नहीं है इस मामले को शांत करने का, तो वो अपनी बौखलाहट इस तरह से निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और खुद जाकर भिड़ जा रहे हैं और फिर ये आरोप कांग्रेस पर लगा दिए जा रहे हैं कि धक्का मुक्की कांग्रेस की तरफ से की गई है। पुलिस में मामला पहुंचाया जा रहा है और ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जा रही हैं जो बहुत ही संगीन आपराधिक जो कृत्य होते हैं उनमें लगाई जाती हैं। तो यानी यहाँ पर बीजेपी जो मामला जो शुरू अमित शाह की तरफ से किया गया था उस पर पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि माफी अमित शाह को मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कर रही है बीजेपी की माफी कांग्रेस कार्यकर्ता मांगे। यही नहीं, जिस तरह से संसद, अगर हम दिल्ली की बात करें तो संसद से तस्वीरें आ गई है कि बैग लेकर ऐसा पहुंची है बीजेपी सांसद और उन्होंने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है। तो यहां पर माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं इस सब पूरे मामले में जहां अंबेडकर पर जो विवादित टिप्पणी कर गए हैं अमित शाह, उसको लेकर जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसी बीच आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनका भी एक बयान आ गया है जो सुर्खियों में इस वक्त छाया हुआ है। उन्होंने फिर बीजेपी को ही नसीहत देने की कोशिश की है उनके बयान के जरिए से। उन्होंने जो ये धर्म की राजनीति है, जो ये नफरत की राजनीति है, इससे ऊपर उठकर काम करने की जो है नसीहत बीजेपी को दी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास मोहन भागवत के बयान को लेकर? मोहन भागवत वाली बात आप बोले उससे पहले हम जो संसद में बवाल चल रहा है उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी का जो एक वीडियो क्लिप भी वायरल किया जा रहा है और वो अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने एक राहुल गांधी की छोटी सी क्लिप काटी है और उसमें राहुल गांधी मतलब धक्का मुक्की को लेकर बोल रहे हैं कि हाँ धक्का मुक्की हुई है, पर उतने हिस्से को काटकर और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया है। जबकि आप उस पूरे क्लिप को यदि आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो चीज बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमको धक्का मारा गया है, लेकिन इस तरीके की धक्का मुक्की होती रहती है और हम इससे दबने वाले नहीं है। लेकिन जो पार्ट पूरा है उसमें से एक छोटे से हिस्से को काट दिया गया है और अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। भाई इन पर तो उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि इस तरीके की कार्रवाई अनुराग ठाकुर पर नहीं होगी। लेकिन जो लोग अमित शाह ने जो बयान दिया है उसकी वीडियो क्लिप यदि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जरूर ट्विटर की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के दबाव में दिए जा रहे हैं। और दूसरा जो आपने बोला मोहन भागवत वाला मामला, कि भागवत और जो बीजेपी और आरएसएस के बीच जो मामला चल रहा है वो तो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चला आ रहा है। और भागवत के जो बयान होते हैं और उनके मतलब होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि 3-4 महीने पहले मोहन भागवत ने वाराणसी को लेकर बयान दिया था कि भाई हर मस्जिद में जाकर अपन को झांकने की, शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। भागवत के उस बयान का ये असर पड़ा कि जो हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ जो लोग हैं वो पूरे यूपी में हर मस्जिद में अंदर झांक कर देखने लगे हैं कि भाई यहाँ शिवलिंग है या किसी दूसरे भगवान की मूर्ति लगी हुई है। मतलब क्या भागवत जो चीज बोलते हैं उसका एक तरीके से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनको दूसरा मैसेज होता है कि भाई अपन को अब दूसरी दिशा में चलना चाहिए। अब ये यदि भागवत यदि इस तरीके की कोई नसीहत दे रहे हैं तो भाई आप नाम लेकर बोलिए ना कि भाई कौन ये काम कर रहा है, मंदिर के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है। भाई एक अधूरे मंदिर का आप उद्घाटन कर देते हैं चुनाव में फायदा उठाने के लिए, और उसके बाद लगातार जब आप उपचुनाव में हिंसा होती है तो पता चलता है कि एक मस्जिद के सर्वे का मामला आ जाता है। भाई ये काम कर कौन रहा है। दूसरा जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, एक जज बयान देता है तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। मतलब कॉलेजियम जिस बयान को गलत मान रहा है उस बयान को मतलब एक सीएम सच करार दे रहा है, सही बोल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि उसको गलत बोल रहा है तो आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो यदि भागवत यदि ये बोल रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये काम कर कौन रहा है। आपने बोल दिया कि भाई मंदिर मस्जिद विवाद से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो मंदिर और मस्जिद के जो विवाद खड़े हो रहे हैं वो सारे विवाद उन्हीं जगह खड़े हो रहे हैं जहाँ सरकार बीजेपी की है। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ तो इस तरीके का कोई विवाद खड़ा नहीं हो रहा है। तो भाई यदि यूपी में ये विवाद हो रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि भाई योगी आदित्यनाथ जी इस समझ जाइए, इस तरीके के विवाद खड़े मत कीजिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब होता है। और यदि आप राजस्थान वाला मामला है तो फिर आप भजन लाल शर्मा से बोलिए इस चीज़ ना, आप नाम लेके बोलिए। बयान तो दे देते हैं वो, लेकिन बयान के फिर आप अपने मतलब से मतलब निकालते रहिएगा कि भाई इन्होंने मोहन भागवत ने बोला है तो किसके लिए बोला है, कि मोदी के लिए बोला है कि योगी के लिए बोला है या किसी और के लिए बोला है। यदि बयान आप, क्योंकि आज की तारीख में भी बीजेपी के अंदर वही होता है जो संघ चाहता है।
और यदि संघ प्रमुख के कहने पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो संघ प्रमुख की बीजेपी में चल नहीं रही है, तो ये चीज़ तो मानी नहीं जा सकती है कि भाई संघ की बीजेपी के अंदर नहीं चल रही है। और यदि संघ प्रमुख का इस तरीके का उसके बावजूद भी बयान आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ उनके जो कई कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, तो बस वो दिखाने का काम चल रहा है और बाकी का उन्होंने एक तरीके से अपने स्वयं सेवकों से कह दिया जिस तरीके के काम में आप लगे हुए हैं उस तरीके से काम में लगे रहिए। और आपको इस तरीके का जो आप बोल रहे हैं वही चीज़ आपको चाहिए तो सीधा सीधा आप नाम लेकर बोलिएगा कि भाई हमारी सरकार है और इस तरीके की घटना हो रही है, रुकनी चाहिए। जी, तो यहाँ पर मोहन भागवत के बयान में कुछ दिख रहा है और मायने कुछ और हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी। तो अब ये एक मामला है अंबेडकर को लेकर, बीजेपी बुरी तरह से गिर गई। अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने एक बयान दिया उस पर बीजेपी गिरी हुई है। वहीं मोहन भागवत भी बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं या संघ को कोई और इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, संघ कार्यकर्ताओं को, ये भी सोचने वाली यहाँ बात है। लेकिन इस सब के बीच में फडणवीस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके मायने निकालने की कोशिश अब लगातार की जा रही है, क्योंकि एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने काम कैसे करेगी महाराष्ट्र की नई सरकार, इसके बारे में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने इस दौरान ये कहा कि अजीत पवार आप जल्दी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो क्या कुछ मायने हैं इस बयान के? जो देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के लिए बोला है कि भाई वो 6 टाइम के डिप्टी सीएम है कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज उनको एकनाथ शिंदे के लिए कहना चाहिए थी वो चीज वो अजीत पवार के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप सीएम बन जाएंगे। तो क्या मतलब ये माना जाए कि 2.5 साल बाद का जो चल रहा है कि 2.5 साल तक ये सरकार रहेगी, 2.5 साल के बाद दोबारा से इसका पुनर्गठन होगा, तो क्या देवेंद्र फडणवीस ये इशारा दे रहे हैं कि 2.5 साल बाद अजीत पवार सीएम बनेंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस यदि आज सीएम बने तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अजीत पवार का है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई इतना बड़ा जो मैंडेट आया है वो हमारे नाम पर आया है, हमारे चेहरे पर आया है, हमारी योजनाओं पर आया है। तो जब हम इतनी बड़ी जीत लेके आए हैं तो जाहिर सी बात है सीएम पद पर जो पहला दावा है वो हमारा ही बनना चाहिए। लेकिन अजीत पवार ने बीजेपी को सीधा शुरुआत में जिस दिन नतीजे आए उसी दिन बोल दिया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसका सीएम होना चाहिए और हमारा समर्थन बीजेपी के पास साथ में है। अजीत पवार के समर्थन से बीजेपी को जो जरूरी बहुमत चाहिए था वो पूरा हो चुका था, शिंदे की जरूरत ही नहीं थी उनको। तो इसीलिए उसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली में जो बैठकें होती थी शिंदे को बुलाया जाता था और लेकिन उनसे ये नहीं कहा जाता था आपको आना ही आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइएगा, हम तो अपनी बैठक कर लेंगे। तो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तो दिल्ली आ जाके बैठक कर लेते थे और बाद में एकनाथ शिंदे को मुंबई में बता दिया जाता था कि भाई ये फैसले हो गए हैं, आपको सरकार में आना है तो आइएगा, नहीं आना है तो ये आप अपना रास्ता नापिएगा। और शिंदे की मजबूरी ये है कि वो सत्ता नहीं छोड़ सकते, सत्ता जरूरी है, यदि वो सत्ता छोड़ देंगे तो वो पार्टी नहीं चला पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास में सीटें जरूर ज्यादा आ गई हैं, लेकिन जो जनता का एक भरोसा है वो उद्धव ठाकरे पर ही है। उद्धव ठाकरे को चुनाव में भले ही 20 सीट मिली है लेकिन वोट उनको फिर भी शिंदे से ज्यादा मिला है। तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे को भी पता है कि यदि सत्ता हाथ से चली जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे के सामने वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे और इसीलिए वो बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि अजीत पवार सीएम बन जाएंगे, लेकिन लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए वो चीज बोलने को तैयार नहीं है जिसकी हकीकत में ये कुर्सी थी। आपने उसकी कुर्सी छीन ली और आप उससे ये भी ये चीज बोलने को तैयार नहीं है कि वो सीएम बाद में भविष्य में बन सकते हैं। अब तो ये हालत ये हो गई है कि जब भी वो नाम लेते हैं तो उद्धव मतलब एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार का ही नाम लेते हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन तब उनको कभी कुछ याद आता है कि भाई अपना एक डिप्टी सीएम और भी है तो वो एकनाथ शिंदे का भी नाम ले लेते हैं। सीधा सीधा एक तरीके से उन्होंने इशारा कर दिया है शिवसेना के लिए कि भाई सरकार में जो है वो सरकार एनसीपी और बीजेपी की है, ये शिंदे गुट जो है वो साथ दे रहा है, जाना चाहे जाए, नहीं और रहना चाहे तो रह सकता है। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव महाराष्ट्र।